नमस्कार। मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य, असत्य और अर्धसत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में उभरे दो उस बड़े राजनीतिक मुद्दे पर जिसे लेकर ये कहा जा रहा है कि एक मुद्दे को दबाने के लिए दूसरे मुद्दे को लाया गया। क्या ये दोनों मुद्दे क्या भारतीय लोकतंत्र के लिए एक समान इंपॉर्टेंट हैं? तो ये दोनों दोनों मुद्दे हैं कौन? ये दोनों मुद्दे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुल बॉन्ड के रकम के 50% से ज्यादा हिस्से यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए की राशि पिछले करीब 5-6 साल में हासिल करना। और दूसरा मुद्दा है देश की तेजी से उभरती राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और उसके सरबराह अरविंद केजरीवाल का लीकर स्कैम में अंततः ईडी के करीब 9 समन के बाद जेल के सीखचों में चला जाना। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों को लेकर देश के राजनीतिक पटल पर बड़ी ही तीव्र बहस हो चली है कि सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जो येन केन प्रकारेण अपनी कटुल राजनीति के जरिए अपने सत्ता के तमाम संस्थाओं के दुरुपयोग के जरिए अपने विपक्षी राजनीतिक दलों को कहीं न कहीं वो दबोचते हैं, उनकी नेमिंग शेमिंग ब्लेमिंग करते हैं, उन्हें न केवल जेल के सीखचों में भेजते हैं बल्कि जनता में एक नैरेटिव बनाते हैं कि सत्ताधारी नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रूसेडर है और विपक्ष पहले से ही भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और आज भी जो पूरी नैरेटिव है वो भ्रष्टाचार में विपक्ष को ही केवल सना हुआ दिखाती है। दोस्तों, अभी अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के दबाव में भारतीय स्टेट बैंक को अंततः इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे बॉन्ड खरीदारों के नाम का खुलासा करना पड़ा। दोस्तों, पिछले करीब 1 साल से सुप्रीम कोर्ट में डली उस याचिका पर कि इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों न खत्म किया जाए, इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा काले धन पर रोक लगाने के बजाय उसके जरिए और ज्यादा ब्लैक मनी, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला मनी को बढ़ावा मिलता है और राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में वो कहीं से भी पारदर्शिता नहीं दिखाई देती और कुल मिलाकर के इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा सत्ताधारी दल ने दिखाया है। यह भी देखा गया कि सत्ताधारी दल को राजनीतिक चंदों के इस कथित वैध प्रणाली के जरिए इतना पैसा आ गया कि रातों रात उनके 2 केंद्रीय कार्यालय बन गए, देश के करीब 600 जिलों में उनके करोड़ों के दफ्तर बन गए और हर चुनाव में न केवल तमाम चीजों के जरिए भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष पर बर्दाश्त मिलता है बल्कि चुनाव में धन की सत्ता में भी उसका कोई जोर नहीं है, वह अन्य पार्टियों में ज्यादा भारी पड़ती है और वैधानिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड से उसे सबसे ज्यादा पैसे हासिल हो रहे हैं। लेकिन उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि यह इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक है और अब तक जितने भी इसके जरिए पैसे का आगमन हुआ, सुप्रीम कोर्ट जो इसकी मुख्य कर्ता धर्ता नोडल एजेंसी है उसे सारे नामों का खुलासा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के करीब 2 और 3 बार के चेतावनी के बाद स्टेट बैंक को सरकार के दबाव के बावजूद अंततः सारे चंदा धारकों के नाम का खुलासा करना पड़ा और अब इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी राशि पब्लिक डोमेन में है। दोस्तों, जिस दिन अंतिम तौर पे स्टेट बैंक ने इन नामों का खुलासा किया, ठीक उसी दिन आम आदमी के पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंततः ईडी ने धर दबोचने में सफलता पाली। करीब 9 समन के बाद अरविंद केजरीवाल के निवास पर एसीपी रैंक के ईडी के तमाम अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। दूसरी तरफ उन्हें कोर्ट से भी इस मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि ईडी के समन को एक तरह से केजरीवाल को जवाब देना पड़ेगा और ईडी यदि उन्हें गिरफ्तार करती है तो उस पर वह रोक लगाने की स्थिति में नहीं है। अंततः अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया। ठीक कुछ ही दिन पहले इसी लीकर स्कैम में एक बहुत बड़ी भागीदार तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की सांसद बेटी के कविता को गिरफ्तार किया गया।
और बताया जाता है कि के कविता अरविंद केजरीवाल की सरकारी गवाह बन गई और उन्होंने ये खुलासे किए कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे लीकर स्कैम के मुख्य किंगपिन हैं और इससे पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी वह तो केवल इसके साझेदार थे। इसके मुख्य मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल थे। तो दोस्तों, ये दोनों जो घटनाएं हैं भारत की राजनीति की समकालीन परिस्थिति में एक ऐसा नैरेटिव दे रही हैं जिसमें एक तरफ अरविंद केजरीवाल के सिंपैथीकारों का यह कहना है कि भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने अपने इलेक्टोरल बॉन्ड की उस काली कमाई और उस गाढ़ी कमाई के मुद्दे को जीवंत करने से रोकने के लिए, उस पर चर्चायमान करने से रोकने के लिए उन्होंने कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को हवा दी और सारा पब्लिक डोमेन उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर पूरी तौर पे केंद्रीकृत चर्चा करने के बजाय अरविंद केजरीवाल के उस लीकर स्कैम में पैसे की उगाही का मुद्दा एक तरह से सर्वत्र छा गया। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे अपने इस सत्य असत्य और अर्ध सत्य चैनल के जरिए कि ये दोनों मुद्दे भारत देश के सबसे बड़े मुद्दे भ्रष्टाचार पर खुले विमर्श करने के लिए दोनों मुद्दे सर्वथा उपयुक्त हैं। एक मुद्दे को उठाने के लिए हमें दूसरे मुद्दे को दबाने की जरूरत नहीं और दूसरे मुद्दे को उठाने के लिए पहले मुद्दे को बियॉन्ड प्रोपोर्शन उभारने की जरूरत नहीं। हम दोनों मुद्दों पर पूरी समीचीन व्याख्या करना चाहते हैं। पहले सत्ताधारी दल जिसकी पहली जिम्मेवारी बनती है कि वह प्रोबिटी और पूरे तौर पर इंटीग्रिटी पूरे सिस्टम में देने का काम करे, उस सत्ताधारी दल पर यह जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि पिछले 5 साल में उन्होंने विपक्ष शासित सरकारों के भ्रष्टाचार की पोल खोलने में उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ठीक इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी एक लैंड स्कैम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें इस्तीफा देकर अपनी सत्ता अपने पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता को सौंपनी पड़ी। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में और अलग अलग राज्यों में भ्रष्टाचार के जितने स्कैम हैं, उस स्कैम की पूरी जानकारी सरकार की केंद्रीय एजेंसियां बड़े ही इंटेलिजेंस के साथ उसे बटोर लेती हैं, इकट्ठा करती हैं और सरकार के आका के आदेश पर उनका खुलासा करती हैं। लेकिन अब चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जिस तरीके से सरकार के विधि सलाहकारों ने, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बार बार इसका बचाव किया, तो कहीं न कहीं सरकार के दाल में भी काला नजर आ रहा था। अगर सरकार इतनी पाक साफ थी तो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई हो रही थी तो उस कोर्ट का पूरा सरकार को साथ देना चाहिए था और ये डंके की चोट पर कहना चाहिए था कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड में आए सारे निवेशकों के सारे डिटेल्स को सार्वजनिक करने को तैयार हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी हठधर्मिता और पूरी स्ट्रिक्टनेस दिखाई और बाध्य किया स्टेट बैंक को, तब भी स्टेट बैंक ने सरकार के आदेश पर 2 बार अधूरी जानकारी दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब कड़ी चेतावनी देकर इलेक्टोरल बॉन्ड के सारे कोड को सार्वजनिक रूप से खुलासा करने का आदेश दिया तो स्टेट बैंक के सारे आंकड़े अब सार्वजनिक डोमेन में आ गए हैं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जिस बात की मोदी सरकार के विपक्षी कह रहे थे कि अदानी और अंबानी इस सरकार के नवरत्न बिजनेसमैन हैं, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, सरकार की ये पूरी मॉनेटरी और फाइनेंशियल एक तरह से चीजों को देखते हैं, लेकिन ये जो जानकारी के जो खुलासे हुए हैं उसमें अदानी और अंबानी का नाम नहीं है। तो कहीं न कहीं सरकार के विरोधियों को इस बात के लिए कहने को अब दोबारा विचार करना होगा कि वह बात बात में जो अंबानी और अदानी का नाम लेते हैं, उस भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे ज्यादा खरीदार वो फाइनेंसिंग कंपनी, ऑनलाइन कंपनी, गेमिंग कंपनी जैसी वो कंपनियां रही हैं जिनके नाम नहीं सुने गए हैं। हो सकता है ये सारी कंपनियां बेनामी हों, शेल कंपनियां हों। इसके अलावा कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट समूहों में एयरटेल समूह ने, वेदांता समूह ने, वेस्टर्न पावर समूह ने, बायकॉन समूह ने जो है अलग अलग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और उनकी खरीद की राशि 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक है। जबकि उन गेमिंग कंपनियों ने, फाइनेंस कंपनियों ने, शेल कंपनियों ने 1000 से लेकर के 1500 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे हैं। लेकिन दोस्तों, इस इलेक्टोरल बॉन्ड में हो सकता है कि सर्वाधिक हिस्सेदार भाजपा रही हो, लेकिन छोटे मोटे हिस्सेदार अन्य राजनीतिक दल भी तो रहे हैं। हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने 9000 करोड़ की
राशि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इकट्ठा कर अपने को बड़ा ही फाइनेंशियल रूप से मजबूत किया अपनी पार्टी को, तो कांग्रेस ने 1700 करोड़ रुपए, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने करीब 1500 करोड़ रुपए, बीजू जनता दल ने भी करीब करीब 1200 से 1300 करोड़ रुपए, इसके पूर्व तेलंगाना की सरकार रही बीआरएस ने भी करीब करीब 1000 करोड़ से ऊपर की राशि इन इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उगाही की। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो नरेंद्र मोदी विपक्ष के भ्रष्टाचार के किसी भी मुद्दे को उभारने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते और पूरी नैरेटिव ये बनाते हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन सत्ताधारी दल इसके एक तरह से सुधारों में लगा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र नोटबंदी से ही ये साफ साफ दिखाई पड़ा कि वह अपनी राजनीतिक रणनीति में, प्रतियोगी चुनावी राजनीति में वह अपने विपक्षी दलों को पूरे तौर पे धन सत्ता से बिल्कुल विमुक्त कर देना चाहते हैं। नोटबंदी के जरिए जहां उनके खाते को सील किया गया या उनके खाते की रकम को एक तरह से बुलडोज किया गया, वही अब इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए या अलग अलग उनके घोटालों का पर्दाफाश करके, और अभी अभी कांग्रेस पार्टी के जो चुनावी चंदे थे, जो उसमें एक फिक्स उनका जो इन्वेस्टमेंट था, उसका क्योंकि डिक्लेरेशन नहीं दिया गया, तो उसको पर भारी टैक्स का करारोपण कर इनकम टैक्स ने उन पर जो भी है लेवी नहीं मिलने पर उन खातों को सीज कर दिया है, फ्रीज कर दिया है। और कांग्रेस पार्टी इस बात की गुहार लगा रही है कि क्या राजनीतिक दल को भी टैक्स देना पड़ेगा? क्या राजनीतिक दल, जब चुनाव आयोग कहता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, तो क्या राजनीतिक दल धन सत्ता से बिल्कुल च्यूत होकर, विमुक्त होकर क्या चुनाव लड़ पाएंगे? क्या इस खर्चीली चुनाव व्यवस्था में उनके नेताओं का प्रचार या उनके नेताओं का आना जाना हो पाएगा? क्या ये नरेंद्र मोदी की ये रणनीति एक नई तरीके की नियो पॉलिटिक्स का आगाज करती है और ये बताती है कि आपको साम दाम दंड भेद सभी का सहारा अपने राजनीतिक विपक्षियों को एक तरह से उनको पराजित करने के लिए करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी है, अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी 2010 और 11 में लोकपाल, जो आजादी के बाद का एक बड़ा आंदोलन था, और वह आंदोलन जो कि भ्रष्टाचार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दे पर लड़ा गया, उस आंदोलन की कोख से उत्पन्न हुए ये तमाम राजनीतिक कैरियरिस्ट, ये राजनीतिक कथित रूप से क्रांतिकारी जब आम आदमी पार्टी बनाते हैं तो उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा का भली भांति पता चल गया। उसमें तमाम गैलेक्सी ऑफ आंदोलनकारी थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको पटकनी देते हुए न केवल पार्टी का नेतृत्व लिया, बल्कि वो रातों रात दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद जो उनके लगातार बयानात आए, जो उनकी राजनीतिक झपट्टा मार राजनीतिक शैली आई, जिस तरीके से वो अपने सारे नेताओं को नेमिंग ब्लेमिंग और शेमिंग करते थे, बड़े ही अपरिपक्व और इमैच्योर्ड तरीके से पूरे सिचुएशन के फंडामेंटल्स और जड़ों पर प्रहार करने के बजाय वह अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों और देश के राजनीतिक जगत के तमाम समकालीन नेताओं पर भारी अटैक किया और सीधे जनता के सामने मैसेज दिया कि इन्हें जेल में डालो, ये भ्रष्टाचारी हैं, इनके सारे धन को जो है रेड करो। और वो रातों रात मांग करते थे। वो यहां तक कहते थे, उनके पुराने वीडियो देखिए, कि सोनिया गांधी को 2 दिन के लिए गिरफ्तार करो और सरकारी एजेंसियों को उनसे जो है पूछताछ कराओ, सारे मामले बक दिए जाएंगे और सारों की संपत्ति जो है खुलासा हो जाएगा। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल उस आंदोलन के बाद जब अपनी राजनीतिक करियर का आगाज करते हैं, तो अपने समकालीन तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं और राजनीतिक पंडितों को एक तरह से निस्तेज कर देते हैं उस नई राजनीतिक शैली से, जिसमें अचानक अपने राजनीतिक विरोधियों को सरेआम एक तरह से उन पर एलिगेशन लगाया जाता है, सरेआम उन्हें जनता की नजरों में चोर और अपराधी ठहराया जाता है और अपने आप को ईमानदार के एक नए अवतार के रूप में बताया जाता है। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी बनती है, दिल्ली का चुनाव होता है, तो भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा सर्वोच्चता पर नहीं जाता, प्रायोरिटी पर नहीं जाता। उन्होंने जनता की उसी बीमारी और उसी नब्ज को पहचानते हैं कि जनता दलों से मुफ्त की जो है रेवड़ी खोजती है और पूरी उस पर वर्क करके ये दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी का कॉल लेकर के आते हैं। और जनता न केवल उनके
को लोकपाल के आंदोलन के खुमारी में तो थी ही, उनके फ्रीबीज के एक नए पासे से पूरी तरह से मोहित हो गई और लैंडस्लाइड विक्ट्री, जो कि अभूतपूर्व विक्ट्री थी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को मिलती है। और फिर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रमाण चढ़ती है। वो अपने आप को सीधे प्रधानमंत्री के बरक्स अपने को स्थापित करने का सपना देखते हैं, उसको लेकर के तमाम बयानात देते हैं। और नरेंद्र मोदी जो एक नए राजनीतिक नक्षत्र की तरह 2014 में देश की सबसे बड़ी एक तरह से अब पार्टी हो चुकी उसके नेता के रूप में स्थापित होते हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने 2014 से लेकर 2017 तक लगातार नरेंद्र मोदी के सामने अपने को सबसे बड़ा विपक्ष का नेता एक तरह से स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए वो तमाम तरकीबें अपने बयानों से, अपने तमाम कृत्यों से करते रहे। लेकिन जब वो प्रैग्मेटिक राजनीति करते हैं तो उन्हें पता था कि वो जनता को बेवकूफ बनाएंगे। जनता के सामने अपने असली इरादों को नहीं जाहिर करना, एक अलग इमोटिव नैरेटिव बनाना और अंदर खाने से अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए अपनी पार्टी को पुरजोर फाइनेंसिंग करना, सरकारी फंड का जबरदस्त अपने पार्टी के एजेंडे के प्रचार में इस्तेमाल करना, अपने नाम और चेहरे की घनघोर ब्रांडिंग करना, दिल्ली के इधर गोवा में, बेंगलोर में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में अपने पार्टी की ब्रांडिंग करना, अपने पार्टी के तमाम धुरंधर नेताओं को पार्टी से खलास करना। और फिर अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी सरकार बनाने में सिख दंगों पर एसआईटी गठन करते ही जो रातों रात पंजाब में इनका जो है प्रचार हो गया, इनकी पार्टी का एक तरह से वहां पर यूनिट तैयार हो गया, वह पंजाब दूसरी बार विधानसभा चुनाव में वो उनकी सरकार वहां बनती है। और कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के तमाम कृत्यों, उनके तमाम हरकतों पर राजनीतिक तौर पे पूरे तौर पर परिपक्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपना स्कैनर लगाते हैं। और जो उनकी पार्टी जो दिल्ली में लगातार कांग्रेस से 3 बार शीला दीक्षित के नेतृत्व में हारती रही, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी से 2 बार हारती रही, वह दिल्ली जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ हुआ करता था, उन्होंने इनके भ्रष्टाचार, क्योंकि कोई भी पार्टी या कोई भी नेता, खास करके अरविंद केजरीवाल जैसा नई पीढ़ी का नेता जो जनता को गुमराह करने और लोगों के साथ सही बातों को नहीं रखने के लिए पहले ही जान लिया गया था। जो उनको समझने बुझने वाले लोग हैं वो 2013 और 14 और 15 में ही अरविंद केजरीवाल के पाखंड को और उनकी महत्वाकांक्षा की उड़ान को पहले ही परख चुके थे। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अपनी एजेंसियों के इंटेलिजेंस अफसरों को इनके लीकर स्कैम में लगा दिया। ये सबको मालूम था कि अरविंद केजरीवाल करीब 5,000 करोड़ की लागत पर अपने रेवेन्यू सरप्लस पर ये फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री डीटीसी बस महिलाओं के लिए उसकी फाइनेंसिंग तो करते हैं, लेकिन लीकर स्कैम के जरिए एक तरफ इनका इरादा दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना था, तो दूसरी तरफ इलीगल तरीके से इतनी फंडिंग अपने पार्टी के लिए हासिल करनी थी जिससे ये अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षावाद का विस्तार कर सकें और अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग ठीक वैसे ही करें जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी की हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के लिए भ्रष्टाचार की कोख से उत्पन्न होना और फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जेल के सीखचों में बंद होना, वह भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पिछले 3-4 सालों से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, उस पर यह चर्चा, उस पर यह विमर्श, उस पर यह डिबेट नहीं करना चाहते थे। केवल एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिकल प्लेयर की तरह ये अपना ऐसा राजनीतिक विस्तार करना चाहते थे जिसमें कि पुराने समय की राजनीतिक शैली अपने विपक्ष के नेताओं के साथ गठबंधन करो की भी अब नई सिरे से दिखाई पड़ने लगी थी। पहले अरविंद केजरीवाल भाजपा और विपक्ष के साथ इक्वी डिस्टेंस बनाते थे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें घेरना शुरू किया तो ये विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ एक तरह से घुलने मिलने लगे और उनके गठबंधन के एक बड़े हिस्से बन गए। तो कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की राजनीति के आगे अब सब लोग पस्त हो गए हैं। वो राजनीति कर देश के लिए कोई बड़ी मिसाल नहीं पेश कर रहे हैं, वो लोग भी अपने एक तरह से अपने राजनीतिक विस्तार का अवैध किला उसे और अवैध बनाने की तैयारी में है। और कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल का लीकर स्कैम में फंसना और भारतीय जनता पार्टी का इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे अधिक से अधिक अपने पार्टी की फाइनेंसिंग करना, ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो देश के निष्पक्ष टिप्पणीकारों के लिए
बेहद चिंताजनक हैं और देश में भ्रष्टाचार के दिग्दिगंत मुद्दे जिस पर कि जो भी काम हुए या जो भी अभी मौजूदा स्थिति है उसे लेकर के कोई बहुत अच्छी आशा की किरण नहीं दिखाई देती। पॉलिटिकल चालाकी, पॉलिटिकल स्वार्थ और कुल मिलाकर के एक फॉल्स पॉलिटिकल नैरेटिव रचने के चक्कर में हम सारी चीजों की रियल आइडियोलॉजी, रियल डायनेमिक्स और रियल उसका परसेप्शन और समूची पर्सपेक्टिव हम जनता के सामने परोसने से चूकते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर पुनः बात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ख़ैर।